जान और जहान दोनों ही बचाने की चुनौती थी। कोरोना की इस दूसरी लहर में सिर्फ लोगों की जान नहीं गई, कईयों की आजीविका छिन गई। यानी कई मोर्चों पर बड़ी चुनौतियां सामने थी। न्यूज 18 की टीम ने इन चुनौतियों से निपटने के तरीकों, उठाए गए कदमों का विश्लेषण किया और यूपी के ऐसे 4 जिलों का चयन किया है जिन पर सबसे ज्यादा दबाव था। गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, लखनऊ और वाराणसी, ये वो 4 जिले हैं जहां दबाव के बीच लोगों की जान बचाने के लिए काम किया गया। आप पूछेंगे कि इन 4 जिलों के चयन का आधार क्या है, कैसे माना जाएगा कि यहां पर सबसे ज्यादा दबाव था? तो एक एक जिले के चयन का आधार समझिए। गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, लखनऊ और वाराणसी। हमने जिलों का चयन वहां की भौगोलिक स्थिति, कोरोना केसों की संख्या और कुछ दूसरे पहलुओं को ध्यान में रखकर किया है। गौतम बुद्ध नगर को इसलिए चुना क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ जिला है। दिल्ली में कोरोना के हालात बदतर हो गए, इसका असर नोएडा पर भी दिखाई दिया। हरियाणा का भी दबाव गौतम बुद्ध नगर के अस्पताल पर था। गाजियाबाद और मेरठ से भी मरीज नोएडा या गौतम बुद्ध नगर के अस्पतालों में आते थे। 4 जिलों के चुनाव के पीछे ऐसे ही कई आधार हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब थोड़ी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। दूसरी लहर का पीक 7 मई को था। उस दिन पूरे देश में 4.14 लाख से ज्यादा नए मामले एक दिन में सामने आए थे। सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो 19,832 नए संक्रमित सामने आए, 341 की मौत हुई और पॉजिटिविटी दर 25% थी। इसका असर यह हुआ कि 7 मई से गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई और बेड, ऑक्सीजन के लिए संघर्ष होने लगा। दिल्ली में मौत का तांडव था, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में दिल्ली की तुलना में असर कम था क्योंकि 20 अप्रैल को 8 लोगों की मौत के बाद से ही प्रशासन सतर्क हो गया था और जब दबाव बढ़ा तो बाकी जिलों की तुलना में बेहतर काम किया। गौतम बुद्ध नगर की जिम्मेदारी डीएम सुहास एलवाई पर थी। अप्रैल शुरू होते ही कोरोना भयावह रूप लेने लगा। लगातार नए संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने के साथ साथ मौतों का सिलसिला भी बढ़ने लगा था। गौतम बुद्ध नगर में 13 अप्रैल को 4 मौतें, 15 अप्रैल को 1 मौत, 16 अप्रैल को 2 मौत, 18-19 अप्रैल को 3 मौतें हुई। अप्रैल की शुरुआत में हर रोज करीब 100 लोग संक्रमित हो रहे थे, लेकिन 10 अप्रैल के बाद इस कोरोना के मामले 400-500 के बीच ही आ रहे थे। इसी बीच 20 अप्रैल को 8 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के सामने हालात को संभालने की चुनौती बढ़ गई। अप्रैल माह में ऐसे समय आया था जब हमारी पॉजिटिविटी रेट 40% तक पहुंच गई थी और कंट्रोल रूम में 10,000 कॉल्स प्रतिदिन तक आने लगी थी। तो पूरे टीम ने मेहनत की। जितने भी लोग कोरोना से पीड़ित थे उनके घर तक दवा पहुंचाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई गई। ऑक्सीजन की जहाँ जहाँ आवश्यकता थी तो कोशिश की गई कि हॉस्पिटल में जो मरीज है उनको तथा होम आइसोलेशन में भी जो लोग हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई। चुनौती ज़रूर बड़ी थी, परंतु अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। 20 अप्रैल के बाद से गौतम बुद्ध नगर में रोजाना 5,500 मरीजों की जांच हो रही थी। 3,000 एंटीजन और 1,500 आरटीपीसीआर जांच कर मरीजों की पहचान की जा रही थी। प्रशासन की कोशिश थी कि मरीजों को पहचान कर उन्हें घर पर ही मदद दी जाए। इसमें कंट्रोल रूम के लिए अलग जिम्मेदारी दी गई, टेस्टिंग टीम्स बढ़ाई गई, गांव में, शहर में, आरडब्ल्यूएस में। जनता बहुत आगे आके बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो मुझे लगता है कि पूरी टीम ने एक तरह से चुनौती को डटकर सामना किया। तो परिणाम ये हुआ, एक जब हमें याद है कि अप्रैल 28 को 10,000 कॉल एक दिन में कंट्रोल रूम में आई थी। वही अगर आप मई 2nd वीक में देखेंगे वो घट के सिर्फ 500 रह गई। तो ये कहीं ना कहीं ये बेहतर समन्वय और ख़ास तौर पे टीम ने जो जिस हिसाब से एक जज्बा दिखाई है और जनता ने जिस हिसाब से रुचि दिखाई है उसका ये परिणाम रहा है कि परिणाम काफ़ी बेहतर आई है। लेकिन बाहर से आ रहे मरीजों की वजह से गौतम बुद्ध नगर पर दबाव बढ़ गया। एक वक्त ऐसा आया कि दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद के मरीजों से गौतम बुद्ध नगर के 60% बेड भर गए। लोग कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का इलाज कराने भी आए हुए थे।
इसलिए पहले अस्पतालों में 2200 बेड तैयार किए गए, फिर बेडों की संख्या 3000 की गई, लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि 4500 बेड की व्यवस्था करनी पड़ी। हम लोग देखते थे 60 से 70% आईसीयू बेड्स में अलग अलग जनपदों के, प्रदेशों के लोग हमेशा आते हैं और आना भी स्वाभाविक है। अतः हमारे लिए ये हमेशा चुनौती रहती थी कि जितने भी बेड्स हम पहले 2500 थी, फिर 3000 किया गया, फिर 4000 किया गया, फिर लगभग 4500 तक किया गया। हमेशा ये चुनौती रहती थी क्योंकि अगल बगल के क्षेत्र में भी एक साथ कोरोना केस बढ़ती रही, तो ये हम जब लगभग 4500 के करीब हम ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाए, तब जाके ऑक्सीजन की भी आपूर्ति घर में और प्लस जो हॉस्पिटल्स में की गई। इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी मई की शुरुआत में गौतम बुद्ध नगर की स्थिति ठीक नहीं थी। 4 मई को 1800 नए मामले सामने आए। 7 मई तक एक्टिव केस की संख्या और बढ़ गई। ऑक्सीजन की डिमांड 60 मीट्रिक टन तक पहुंच गई, जबकि प्रशासन बड़ी मुश्किल से 30 मीट्रिक टन ही उपलब्ध करा पा रहा था। अस्पताल और होम आइसोलेशन पर रह रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी होने लगी। इसके चलते कई लोगों की जान भी चली गई। कोरोना से मौतों का आंकड़ा जो अप्रैल के शुरू में 93 था, वो मई में 462 हो गया। ये हमारी चुनौती अप्रैल तीसरे सप्ताह से लेकर मई प्रथम सप्ताह तक जो रही है, जो एक बेल कर्व में जो एक साथ केसेस बढ़ी 200 से वो 1600 तक गई, बट उसी तेजी से केसेस में घटोतरी भी आई। सीएम योगी के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने न सिर्फ बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कर लोगों की जान बचाई, बल्कि बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कर लोगों को सुरक्षित भी किया। यूपी का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन गौतम बुद्ध नगर में ही किया गया। गौतम बुद्ध नगर में अब तक लगभग 40% जनसंख्या को हम प्रथम डोज वैक्सीन हम लगा चुके हैं। 2011 के जो सेंसस है, जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है हमारा 2021 तक, वो लगभग 21 लाख है। उनमें से लगभग 16 लाख ऐसे जनसंख्या है जिनको हमें वैक्सीन लगानी है। उनमें से 6 लाख से अधिक जनसंख्या को हम ऑलरेडी प्रथम डोज वैक्सीन लगा चुके हैं। प्रतिदिन हम लोग लगभग 20 से 25 हज़ार वैक्सीन लगा रहे हैं, जिसमें लगभग 12 से 15 हज़ार सरकारी वैक्सीन लगती है जो निःशुल्क है। लगभग 10,000 वैक्सीन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगाते हैं विभिन्न आरडब्ल्यूएस में अथवा ड्राइव थ्रू के माध्यम से। गौतम बुद्ध नगर 3T फॉर्मूले का इस्तेमाल कर न सिर्फ कोरोना के असर को कम किया, बल्कि टीकाकरण अभियान चलाकर सबसे ज्यादा टीका लगाने वाले देश के चुनिंदा जिलों में शामिल हो गया। नोएडा से न्यूज 18 के लिए पवन गौड़ की रिपोर्ट। नोएडा के बाद हमने लखनऊ को चुना और वहां की चुनौतियों का विश्लेषण किया, क्योंकि दूसरी लहर में लखनऊ में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए। इसकी वजह लखनऊ पर बाराबंकी, लखीमपुर खीरी और आसपास के जिलों का दबाव। ज्यादातर लोग मरीजों को लेकर लखनऊ ही जाते थे, इसलिए यहां पर दबाव इतना था कि उससे निपटना आसान नहीं था। इसी बीच लखनऊ के डीएम कोविड पॉजिटिव हो गए तो चुनौतियां और बढ़ गई। ऐसे में लखनऊ जिला प्रशासन ने लोगों की कैसे मदद की? 60 लाख की आबादी वाला जिला लखनऊ। अप्रैल में उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में जब कोरोना का प्रभाव कम था, तो लखनऊ में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा था। न सिर्फ मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, बल्कि एक के बाद एक हो रही मौतों से डर का माहौल था। लखनऊ में 15 अप्रैल को 5,183 मामले सामने आए और पॉजिटिविटी रेट 30% तक पहुंच गया। इसी बीच लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश भी कोरोना पॉजिटिव हो गए और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया। डीएम अभिषेक प्रकाश ऐसे वक्त में कोरोना संक्रमित हुए जब लखनऊ संकट में था। उनके आइसोलेशन में जाने के बाद डॉक्टर रोशन जैकब को लखनऊ का प्रभारी डीएम बनाया गया। 2004 बैच के सचिव स्तर के आईएएस रोशन जैकब के सामने बड़ी चुनौती थी। 17 अप्रैल को डॉक्टर रोशन जैकब ने कार्यभार संभाला। उस दिन लखनऊ में 5,913 मामले सामने आए और 36 लोगों की मौत हुई थी। 17 अप्रैल को लखनऊ में कुल 44,485 एक्टिव केस थे। इसे कम करने की जिम्मेदारी रोशन जैकब की थी। इससे पहले रोशन जैकब ने 2014-15 में डीएम के रूप में कानपुर में अपनी सेवाएं दी थी। तब उतनी बड़ी चुनौती नहीं थी। उन्होंने दिन रात एक कर लखनऊ में कोरोना को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट फॉर्मूले का असर दिखने लगा। डॉक्टर रोशन जैकब ने
कोविड के नोडल अधिकारी के तौर पर प्राइवेट अस्पताल पर नकेल कसने, जनता को ठगने वाले अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर करवाने और कोविड-19 के बढ़ते केस को रोकने के लिए काम किया। जब परिजनों को ऑक्सीजन के लिए परेशान किया जा रहा था, तो ऐसे अस्पतालों को सीज किया, केस दर्ज कर कार्रवाई की गई, कालाबाजारी करने वाले रैकेट पकड़े गए। सभी इलाकों में लुटेरों पर नजर रखने के लिए समितियां बनाई गई और संक्रमित लोगों तक दवाइयां पहुंचाने का काम किया। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच कर संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इस पहल का नतीजा भी सामने आने लगा। 30 अप्रैल को लखनऊ में कोरोना के मामले घटकर 3,958 हो गए। 5 मई तक ये संख्या 1,956 तक पहुंच गई और 14 मई को लखनऊ में सिर्फ 900 मरीज संक्रमित पाए गए। हालांकि नोडल अधिकारी के रूप में डॉक्टर रोशन जेकब ने 27 अप्रैल तक ही सेवाएं दी, लेकिन इतने कम वक्त में उन्होंने सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ में कोरोना से निपटने की व्यवस्थाएं बना ली। लखनऊ में कोरोना कंट्रोल के लिए जिले को 24 सेक्टरों में बांटा गया। सभी सेक्टर में नोडल प्रभारी बनाए गए। घर में रहने वाले मरीजों की मदद के लिए हेलो डॉक्टर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मोटरसाइकिल के माध्यम से दूर दराज ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना की टेस्टिंग की गई, जिसे चेतक RRT कहा गया। लखनऊ शहर समेत ग्रामीण इलाकों में RRT की संख्या बढ़ाई गई। घर घर सर्विलांस की संख्या बढ़ाई गई। कोरोना से ठीक होने के बाद डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि लखनऊ प्रशासन की टीम ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के जरिए कोरोना को हराने का काम किया। 15 अप्रैल से लेकर के अगर आप देखें तो ये 30 अप्रैल तक हमारे जो केसेस थे ये पीक पे चल रहे थे। हमारी पॉजिटिविटी की रेट 30 के ऊपर चली गई थी और प्रतिदिन लगभग 6,500-7,000 नए कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे थे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया गया वो शासन के निर्देशों क्रम में और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से TTT ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट के ऊपर 100% अलग अलग टीमें गठित की गई। 7,200 से ज्यादा कोविड बेड तैयार किए गए। इनमें से 4,200 क्रिटिकल केयर के लिए बेड थे। DRDO की मदद से अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया। कोविड कमांड सेंटर से घर बैठे लोगों की मदद की जा रही थी। 24/7 हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल एवं कमांड सेंटर चलता रहा, जिसके माध्यम से लोगों को हमने सारी सुविधाएं और रियायतें दी। अगर किसी को सैनिटाइजेशन, एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए थी, अस्पताल में एडमिट होने की सुविधा चाहिए थी, अन्य सुविधा चाहिए थी, उसको भी हमने तत्काल दिया। जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो दूसरे राज्यों से ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन मंगवाई गई। लखनऊ में 160 टन ऑक्सीजन तक की जरूरत पड़ी और सप्लाई 170 टन तक रही। अस्पतालों में 36 घंटे की रिजर्व ऑक्सीजन रखी गई, जबकि फिलिंग स्टेशन पर 24 घंटे की रिजर्व ऑक्सीजन रही। और इसी का नतीजा है कि आज लखनऊ में कोरोना कंट्रोल में है। वर्तमान में हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है ये 0.2 से कम है। हमारे जो केसेज आ रहे हैं 30-35 केसेज हैं। एक्टिव केसेज अब हमारे 500 के अंतर्गत आ गए हैं और इसी नीति के ऊपर हम आगे भी कार्यरत हैं। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए अलाउद्दीन की रिपोर्ट। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए। वैल्यू प्लस, रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए। वैल्यू प्लस, रिश्ता विश्वास। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जात धर्म की सरकारों को
मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में आंशिक लॉकडाउन ने भी कोरोना को कंट्रोल करने में मदद की। इन दोनों ही जिलों के साथ वाराणसी जिले का भी हमने विश्लेषण किया। वाराणसी जिले को चुनने के पीछे आधार ये था कि यह सांस्कृतिक राजधानी है। प्रधानमंत्री मोदी काशी से ही सांसद हैं और यहां पर आसपास के जिलों के साथ ही बिहार का दबाव भी रहता है। यहां पर बिहार से भी लोग इलाज कराने आते हैं। कोरोना काल में गंगा घाटों पर भारी संख्या में शवों के जलने की तस्वीरें भी सामने आई थी। यूपी का एक ऐसा जिला जो आम दिनों में भी कई जिलों के मरीजों की सेवा करता है। बड़े अस्पताल होने की वजह से यहाँ पर मरीजों की भीड़ होती है। महामारी में तो वाराणसी पर और लोड बढ़ गया था। हालांकि लखनऊ की तुलना में स्थिति ठीक थी। फिर भी 26 अप्रैल को कोरोना के 1856 मामले सामने आए। 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया था। 27 अप्रैल को 13 मरीजों की मौत हुई। 28 अप्रैल को 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 29 अप्रैल को मरने वालों की संख्या 14 हो गई। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते काशी पर सबकी नजर थी। आसपास के लोग भी यही सोचते थे कि काशी में सुविधाएं बेहतर हैं, इसलिए भीड़ बढ़ती जा रही थी। ऐसे में व्यवस्थाओं को बनाने में जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ने लगी। तो अब की बार संक्रमण की दर में बहुत विशेषता ये थी कि अधिकतर पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी। पिछले संक्रमण में ऐसा नहीं था।
अगर ये पिछले ही इन्फेक्शन की तरह होता तो बहुत आराम से ये संक्रमण की दर बहुत पहले ही थम सकती थी। चुनौती संक्रमण का बढ़ना नहीं था, लगातार हो रही मौतों को रोकना था, क्योंकि दूसरी लहर में मौतें ज्यादा हो रही थी। 30 अप्रैल को 1690 मामले सामने आए, जिनमें से 13 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 1 मई को कोरोना के 1765 पॉजिटिव मरीज मिले, जिनमें से 15 मरीज की मौत हो गई। काशी प्रशासन इसी को रोकने में लगा था और इसके लिए कई फॉर्मूले पर काम करना पड़ा। और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी तो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी भी चेंज हुई। स्ट्रेटजी में सबसे पहले आवश्यकता पड़ी थी ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाने की। दूसरी मैं बात करूं तो बेड की कैपेसिटी बढ़ाने की, चाहे वो सरकारी बेड हो चाहे वो प्राइवेट बेड हो। तीसरी बात करें तो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करा के जहां मरीज है वहीं उपचार करने की। चौथा अगर बात करें तो पूरा इंटीग्रेट करके उसको एक साथ सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करते हुए समस्याओं के समाधान की। और पांचवी बात करें तो रिसोर्सेज बिल्डअप करने की। बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बिल्डअप किए गए। एक एक करके बात करें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जैसे हुई तो ऑक्सीजन के प्लांट्स चालू कराए गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदे गए, ऑक्सीजन की गाड़ियां ली गई। बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को चालू कराया गया। 25 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से आए। 170 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इंतजाम किया गया। 1050 ऑक्सीजन सिलेंडर और मंगाए। 8 सरकारी और 52 प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को भर्ती किया गया। 10 दिन में नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। 800 बेड के लिए 1900 सिलेंडर थे, फिर 2000 बेड के लिए 4300 उपलब्ध कराए गए। डीआरडीओ की मदद से 750 बेड का अस्पताल तैयार किया गया। पहले चंदौली और मिर्जापुर से ऑक्सीजन आती थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर ट्रेन से भी ऑक्सीजन मंगाई गई। अलग अलग अस्पतालों का लोकेशन दिया गया और जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती गई वैसे वैसे हम लोगों ने अस्पताल बढ़ाए। बेड की बात करें तो 400 बेड से हमने शुरू किया था और अब 2950 बेड हो गए हैं। 20 दिन के इंटरवल में करीब 2500 बेड बढ़ाना ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। इसमें डीआरडीओ का अस्पताल भी शामिल है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे बना। तीसरी बात करें तो जब बीमार होने लगे लोग और अस्पताल भी नहीं पहुँच रहे थे तो घर घर जाके मेडिसिन किट की डिस्ट्रीब्यूशन कराना वो एक वृहद स्ट्रेटजी बनाई गई। और इसी का नतीजा है कि 2 मई को 1294 मरीज मिले और मरने वालों की संख्या 11 थी। 4 मई को मरीजों की संख्या तो कम नहीं हुई, लेकिन सिर्फ 8 मौत हुई। और इस तरह 30 मई को सिर्फ 60 संक्रमित लोग मिले और मरने वालों की संख्या सिर्फ 3 थी। वाराणसी के बाद हमने भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन को चुना। दिल्ली के करीब होने की वजह से यहां भी काफी मरीज दिल्ली और दूसरे राज्यों से पहुंच रहे थे। जब दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर पर दबाव बढ़ा तो लोग दूसरे शहरों का रुख करने लगे। मथुरा दिल्ली और नोएडा से नजदीक था, इसलिए यहां पर भी दबाव बढ़ गया और दूसरी ओर हरियाणा और राजस्थान से भी मरीज मथुरा पहुंचे। सबसे बड़ी चुनौती यहां पर कोविड काल के वक्त मंदिरों की देखरेख की थी, लेकिन मथुरा भी इस चुनौती को पार कर गया। मथुरा के डीएम नवनीत सिंह चहल का परिवार भी कोरोना पॉजिटिव हो गया, लेकिन जैसे कि मैंने बताया ऑक्सीजन की आवश्यकता इस सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसके लिए हमने तेज़ी से निर्णय लेकर एक हमारा स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल है IOCL के CSR प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने उसको तैयार किया। ऑक्सीजन पाइपलाइंस तत्काल 1 सप्ताह में ही पूरे 100 बेड्स पर लगवाई और वहाँ पर मरीज़ों का आना शुरू हुआ। एक ये एडिशन किया हमने, यहाँ पर 2 मेडिकल कॉलेजेस पहले से ही हैं, वहाँ पर भी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया। जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें कोविड हॉस्पिटल के रूप में चलने के लिए अनुमति दी। और मथुरा में 1 मई को सबसे ज्यादा 549 मामले सामने आए। इसे बढ़ने से रोकने के लिए निजी और बंद पड़े सरकारी अस्पतालों को शुरू किया गया। वहां सुविधाएं बढ़ाई गई। सबसे ज्यादा समस्या ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की थी। अप्रैल के आखिरी हफ्ते और मई में ऑक्सीजन की डिमांड 10 मीट्रिक टन थी। मथुरा में इतनी ऑक्सीजन नहीं थी, इसीलिए रुड़की, जामनगर, मोदी नगर से ऑक्सीजन लाई गई। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत 12 मई को हुई थी। इसमें हमारी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से काम किया। मैं बताना चाहूँगा कि विभिन्न हॉस्पिटल्स में जो हमारे होम आइसोलेशन के अतिरिक्त जो पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में भी थे उनसे भी लगातार संपर्क करके ये इंश्योर किया जाता था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ लगातार विजिट करते रहें, उनका ख्याल रखते रहें। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम ऑटो वाली रिपोर्टर।